भारत और बांग्लादेश के आपसी संबंध धार्मिक, आध्यात्मिक, ऐतिहासिक, रणनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से जुड़े हुए हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करूंगा मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले विदेशी दौरे की, जो कि उन्होंने कोरोना महामारी के लगभग 1 साल से ज्यादा समय के बाद उन्होंने किया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब करीब 500 दिनों के बाद किसी दूसरे देश की यात्रा पर गए हैं। और यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि पिछली बार यानी आखिरी बार जब वो गए थे किसी विदेश के दौरे पर, किसी दूसरे देश के दौरे पर, तो वो देश था ब्राजील और वर्ष था 2019। और उसके बाद आप सभी जानते हैं कि कोविड का काल आ गया, कोविड काल चल रहा है और उसके बाद प्रधानमंत्री ने अपने सारे दौरों को स्थगित कर दिया। और उसके बाद अब यानी 26 और 27 मार्च को प्रधानमंत्री गए बांग्लादेश। और बांग्लादेश का ये दौरा बड़ा ही खास भी रहा, क्योंकि एक तरफ बांग्लादेश के लिए निजी रूप से एक ऐतिहासिक क्षण था, एक बहुत ही खास मौका था, क्योंकि बांग्लादेश अपनी आजादी के यानी पाकिस्तान की जो वो हिस्सा था, दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1947 में जब भारत से पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ था, तो उस दौरान पाकिस्तान के 2 हिस्से हुआ करते थे। एक आज का पश्चिमी पाकिस्तान, जो कि मौजूदा पाकिस्तान है, हमारे वेस्ट में है, पश्चिम दिशा में है, और दूसरा था पूर्वी पाकिस्तान, जो कि वर्तमान समय में बांग्लादेश है। पूर्वी पाकिस्तान यानी जो कि ईस्ट पाकिस्तान, जो कि पश्चिम बंगाल या हमारे पूर्वोत्तर के पास जो बांग्लादेश है, तब के समय उसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, मौजूदा समय में इसे बांग्लादेश कहा जाता है। और बांग्लादेश अपनी स्वतंत्रता के यानी पाकिस्तान से अपनी आजादी के 50 वर्ष मना रहा है। इसी वर्ष उसकी स्वर्ण जयंती पूर्ण हुई है। और इस गोल्डन जुबली के खास अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बांग्लादेश ने निमंत्रण दिया और खास अतिथि थे भारत के प्रधानमंत्री मोदी। इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक खास मौका तो था ही, लेकिन उसी के साथ साथ एक और खास मौका था, और वो था दरअसल बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें वहां पर बंगबंधु के नाम से भी संबोधित किया जाता है। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शती यानी जन्म शताब्दी का भी अवसर था। 100 वर्ष उनकी जन्म जयंती को हो चुके हैं, ये भी खास अवसर था। तो इस खास मौके पर दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया गया था और बांग्लादेश में एक भव्य आयोजन भी किया गया था। अब यहां पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा, 2 दिवसीय जो यात्रा हुई, इसके कई मायने हैं। पहला मायना है कूटनीतिक तौर पर और दूसरा मायना है दरअसल राजनीतिक तौर पर। कूटनीति की दृष्टि से अगर मैं आपको बात करूं तो प्रधानमंत्री और उनके समकक्ष यानी बांग्लादेशी प्रधानमंत्री के बीच कई स्तर पर बातचीत हुई, कई स्तर पर वार्ता हुई। दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच जो ये बातें हुई, इसके कई मायने हैं। इसी के साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वार्ता दरअसल बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद से भी हुई। इसी के साथ साथ कई सारे मंत्रियों से भी हुई, कई सारे ऐसे लोगों से भी हुई बांग्लादेश के भीतर जिनका एक प्रभाव है वहां के समाज पर। वहां के विपक्षी नेताओं से भी बातचीत हुई, वहां के जो आम जन है उनसे भी कुछ देर प्रधानमंत्री ने मुलाकात की, वो तस्वीरें आपने देखी हैं। इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री ने वहां पर एक भाषण भी दिया और उस भाषण के भी कई मायने हैं, उस पर भी संक्षेप में मैं आगे बात करूंगा। लेकिन इसी के साथ साथ दोस्तों, जहां एक और बांग्लादेश दौरे के कई सारे कूटनीतिक मायने थे ही, उसी के साथ साथ कई सारे इसके राजनीतिक मायने भी थे। राजनीतिक मायनों के अगर मैं जिक्र कर दूं तो आप जानते हैं भली भांति कि कल ही प्रधानमंत्री का दूसरा दिन था बांग्लादेश में और कल ही पश्चिम बंगाल और असम में विधानसभा चुनाव को लेकर पहले चरण के तहत वोटिंग भी डाली गई। और राजनीतिक कारण इसीलिए है क्योंकि बांग्लादेश में एक समुदाय रहता है जो कि है मतुआ समुदाय, और इस संप्रदाय को इसका प्रभाव दरअसल बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत ही ज्यादा प्रभाव पश्चिम बंगाल की 40 से ज्यादा सीटों पर भी है। तो एक तरीके से इस दौरे के राजनीतिक मायने भी इस तौर पर तलाशे जा रहे हैं कि दरअसल प्रधानमंत्री एक प्रकार से उन वोटरों को जो मतुआ समुदाय से आते हैं उनको भी लुभाने का प्रयास कर रहे थे। तो ये तो बात हो गई एक प्रकार से संक्षेप में, लेकिन अगर अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें भी बताना चाहूंगा दोस्तों जो कि आपके लिए जानना जरूरी है, इस दौरे को लेकर बेहद महत्वपूर्ण है।
सबसे पहले बात दोस्तों ये कि प्रधानमंत्री जब 26 तारीख को दिल्ली से रवाना होते हैं और ढाका पहुंचते हैं तो उनके स्वागत के लिए उनका पहले तो भव्य स्वागत हुआ और उन्हें रिसीव करने के लिए दरअसल प्रधानमंत्री शेख हसीना स्वयं आई हवाई अड्डे पर। इसी के साथ साथ वहां पर दोनों देशों का राष्ट्रगान भी हुआ और उसके बाद प्रधानमंत्री दरअसल सावर में यानी ढाका में ही एक सावर नाम की जगह है वहां पर गए और बांग्लादेश के शहीद स्मारक गए जहां पर उन्होंने 1971 की जंग में शहीद हुए भारतीय और बांग्लादेशी सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करी। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि प्रधानमंत्री ने वहां के प्रभावशाली लोगों से, जिसमें एक तस्वीर बहुत ज्यादा वायरल हो रही जिसमें बांग्लादेशी क्रिकेटर शाकिब अल हसन के साथ उनकी मुलाकात और उनसे बातचीत करते हुए वायरल हो रही है। वहां के कई सारे जो प्रभावशाली लोग हैं उनसे मुलाकात करी। इसी के साथ साथ वहां पर एक बोहरा कम्युनिटी भी रहती है जो मुस्लिम कम्युनिटी है, उनसे भी उन्होंने मुलाकात की और वहां पर कुछ और कम्युनिटीज के लोगों से भी मुलाकात की, कुछ प्रभावशाली लोगों से मुलाकात की, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है। इसके अलावा वहां पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री ने हिस्सा लिया जो कि बंगबंधु कॉम्प्लेक्स में हुआ था और वहां पर प्रधानमंत्री ने एक भाषण भी दिया। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि किस प्रकार से अटल जी और इंदिरा गांधी जी, जो कि भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री दोनों रहे हैं, उन्होंने किस प्रकार से बांग्लादेश को बनाने में और बांग्लादेश के साथ संबंध सुधारने की दिशा में कैसे अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी। इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री का एक बयान और भी ज्यादा विवादों में आया या प्रचलित हुआ, आप ऐसे कह सकते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की आजादी के समय यानी जब उनकी आयु उस समय करीब करीब 20-22 साल की थी, उस समय उन्होंने सत्याग्रह किया था और उसके बाद उन्हें भी जेल जाना पड़ा था। इस विवाद पर, इस बयान पर दरअसल चुटकी लेते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर और जयराम रमेश ने चुटकी ली और इसी के साथ साथ उन्होंने ये तक भी कह दिया कि प्रधानमंत्री इतिहास को अपने तरीके से मोल्ड कर रहे हैं। कुछ तस्वीरें भी साझा करी, कुछ मीम्स भी उन्होंने साझा करे। बाद में हालांकि शशि थरूर ने माफी भी मांगी, लेकिन इस पूरे विवाद के बचाव में दरअसल भाजपा का आईटी सेल भी आ गया। अमित मालवीय जो कि आईटी सेल के हेड है, उन्होंने कहा कि हाँ, प्रधानमंत्री उस दौर में मौजूद थे। तो ये एक छोटा सा बयान उन्होंने जो दिया और इसके भारत देश में विवाद हो गया जो कांग्रेस के नेताओं ने शुरू किया। उसके बाद में बचाव में आई बीजेपी, जो कि स्वाभाविक था। इसके अलावा दोस्तों वहां पर एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि दरअसल पीएम ने जो बंगबंधु बापू म्यूजियम, इस संग्रहालय का भी उद्घाटन किया। वहां पर यह कार्यक्रम हुआ और इस कार्यक्रम में काफी सारी अच्छी बातें हुई। सांस्कृतिक कार्यक्रम था, पीएम का भाषण था, वहां की पीएम जो बांग्लादेश की उनका भी भाषण हुआ, राष्ट्रपति का भी भाषण हुआ और कई सारे कल्चरल प्रोग्राम्स भी आयोजित किए गए। कुछ धार्मिक पाठ भी हुआ वहां पर, चारों धर्मों का पाठ भी वहां पर हुआ। ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था और इसमें प्रधानमंत्री ने अपने पहले दिन हिस्सा लिया। रात में उन्होंने रात्रि भोज भी, जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था प्रधानमंत्री शेख हसीना के द्वारा, उस रात्रि भोज में भी उन्होंने शिरकत की। तो इसी के साथ पहला दिन उनका समाप्त होता है, यानी 26 तारीख का, जो कि शुक्रवार का दिन था। यहां पर तो दोस्तों आपने सारी पॉजिटिव चीजें सुन ली, लेकिन इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि 26 तारीख को यानी शुक्रवार के दिन ही एक दुखद घटना भी हुई। दोस्तों आपको याद होगा जिस प्रकार से जब पिछले वर्ष यानी 2020 में जब नई दिल्ली में अमेरिकी राष्ट्रपति, तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आ रहे थे, भारत के दौरे पर थे, तो उस दौरान भी आपको याद होगा कि दिल्ली में दंगे भड़क गए थे नागरिकता संशोधन कानून को लेकर। और उसके बाद क्या वो मंजर थे, क्या वो दृश्य थे, वो आपकी आंखों में ताजा है अभी भी। उसी की तरह एक प्रकार से आप समझिए कि जब अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा हुआ बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश के 2 शहरों में, जिसमें प्रमुख तौर पर चटगांव और दूसरा वहां की राजधानी ढाका है, वहां पर भी हिंसा हुई है। वहां पर एक कट्टरपंथी समुदाय के द्वारा, एक कट्टरपंथी आप कह सकते हैं ग्रुप के द्वारा, एक गुट के द्वारा वहां पर हिंसा हुई, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके इस दौरे का विरोध किया। साथ ही साथ पथराव भी हुआ, हिंसा हुई, आगजनी की घटनाएं भी हुई, पुलिस के साथ झड़प भी हुई, जिसमें कम से कम 4 लोगों की मौत हो चुकी है। 2 पत्रकार समेत दर्जनों लोग घायल भी हुए। और ये सारा का सारा जब हुआ तो इस दौरान प्रधानमंत्री मौजूद थे बांग्लादेश में ही, और पुलिस ने हालांकि इस बात की पुष्टि करी है कि कंट्रोल कर लिया गया है। एक थाने को भी आग लगा दी गई, उसमें भी तोड़फोड़ की गई है। और इसी के साथ साथ चटगांव की अगर मैंने आपको बताया है कि 4 लोगों की वहां पे मौत हो चुकी है। फिलहाल स्थिति वहां पर कंट्रोल में है, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने जिस प्रकार से ये किया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदर्शनकारी लगातार मोदी को हिंदुत्व का एक प्रकार से दूत कंसीडर कर रहे थे। उनको कह रहे थे कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, भारत के प्रधानमंत्री दरअसल हिंदुत्व का प्रतीक है और उनके इस दौरे का लिहाजा इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। ये वहां के प्रदर्शनकारियों का ऐसा कहना था, जो कि बेहद गलत था।
इसी के साथ साथ दोस्तों अब जहां पर बात पहले दिन की हुई तो उसी के साथ अब बात करना जरूरी है प्रधानमंत्री के दूसरे दिन की भी। दरअसल प्रधानमंत्री ने दूसरे दिन की शुरुआत एक बेहद महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल के दर्शन करने से शुरू करी। यहां पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री ने दरअसल दक्षिण पश्चिम बांग्लादेश के दरअसल यहां पर एक इलाका है जिसका नाम है सतखीरा, और सतखीरा के ईश्वरीपुर गांव में एक प्राचीन जेशोरेश्वरी काली मंदिर है, और इसी प्राचीन जेशोरेश्वरी काली मंदिर में प्रधानमंत्री पहुंचे। ये दरअसल मां काली का मंदिर है और 51 शक्तिपीठों में से एक है। बहुत ही प्राचीन, बहुत ही दिव्य और हिंदू समुदाय के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है, एक धाम है। यहां का प्रधानमंत्री ने दौरा किया सुबह, और शनिवार की शुरुआत उन्होंने इस दौरे से ही की और पूरे विधि विधान के साथ मां काली की पूजा अर्चना करी। इसी के साथ साथ उन्होंने मंदिर परिसर में एक कम्युनिटी हॉल की आवश्यकता को भी बल दिया। उन्होंने कहा कि एक सामुदायिक यहां पर एक हॉल होना चाहिए जहां पर आयोजन हो सके विभिन्न स्तर के, और इसके निर्माण के लिए भारत इसमें सहयोग देगा, ऐसा भी प्रधानमंत्री ने कहा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि वो देश के स्वास्थ्य के लिए, देश की प्रगति के लिए मां काली के दरबार में आए, और मां काली से उन्होंने यही प्रार्थना की है कि भारत के लोगों को स्वस्थ रखे और भारत को प्रगति के पथ पर रखे। इसी के साथ साथ दोस्तों जहां पर जिक्र इस धार्मिक दौरे का हुआ, यहां पर मां काली के दर्शन का हुआ, तो इसी के साथ साथ यहां पर जिक्र करना जरूरी है कि प्रधानमंत्री ने इसके बाद दरअसल मतुआ समुदाय के आध्यात्मिक गुरु और संस्थापक हरिचंद ठाकुर की जन्मस्थली ओराकांडी में भी इन्होंने विजिट किया, जो कि गोपालगंज में है। बांग्लादेश के भीतर ये इलाका है। गोपालगंज के ओराकांडी में इस मंदिर में पहुंचते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और मतुआ संप्रदाय का जिक्र इसलिए मैं कर रहा हूं दोस्तों क्योंकि यहां पर दरअसल मतुआ संप्रदाय के करीब करीब 300 लोग रहते हैं बांग्लादेश में, लेकिन पश्चिम बंगाल के भीतर इनकी संख्या करीब करीब 2 करोड़ के आसपास है। 9 करोड़ से थोड़ा सा ज्यादा पश्चिम बंगाल के भीतर कुल जनसंख्या है, जिसमें से 2 करोड़ के करीब अगर मतुआ समुदाय के लोग रहते हैं तो इसका राजनीतिक महत्व हो जाता है। शुरुआत में मैंने जिक्र किया था कि इस दौरे के कई सारे राजनीतिक और कूटनीतिक महत्व हैं। तो पहले दिन तो कूटनीतिक महत्व आपको दिखाई दिए, लेकिन दूसरे दिन की शुरुआत प्रधानमंत्री ने राजनीतिक महत्व के साथ किया और उनके जो उद्देश्य थे राजनीतिक तौर पर उसे भी साधा। यहां पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2015 की यात्रा के दौरान उन्होंने यहां आने की इच्छा प्रकट की थी प्रधानमंत्री। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्ष 2015 में भी बांग्लादेश आए थे, लेकिन उस दौरान उनका जो दौरा था वो दरअसल ढाका तक ही सीमित होकर रह गया था। लेकिन अब वो ढाका से बाहर आया, जिसमें से मैंने आपको बताया कि पहले वो सतीखरा गए, उसके बाद गोपालगंज के ओलाकांडी गए, और ढाका में तो वो थे ही। तो यहां पर इस बार उनका जो विस्तार है वो दिखा है। और मतुआ समुदाय के बारे में अगर दोस्तों मैं आपको बताऊं तो यहां पर जो इनके संस्थापक हैं दरअसल हरिचंद ठाकुर, उन्हें मतुआ समुदाय इस बात के लिए कंसीडर करता है, उनकी ये मान्यता है कि दरअसल ये भगवान विष्णु और कृष्ण जी के अवतार हैं, यानी इनका हिंदू समुदाय से एक प्रकार से संबंध है। इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि मतुआ समुदाय का दरअसल पश्चिम बंगाल की 40 से अधिक विधानसभा सीटों पर इनका प्रभाव है, और ये प्रमुख तौर पर मैं आपको बताऊंगा तो नादिया उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, कूच बिहार, वर्धमान, यहां पर ये एक प्रकार से रहते हैं। इसी के साथ साथ देश के कई अन्य राज्यों में भी इनकी मौजूदगी आपको दिख जाएगी, जिसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तो है ही, महाराष्ट्र, ये तमाम राज्य शामिल हैं। इसके अलावा दोस्तों इनका महत्व और भी है कि आपको मैं याद करवाना चाहूंगा कि 2016 के चुनाव में और 2011 के चुनाव में मतुआ समुदाय ने भरकर बहुत बड़ी मात्रा में एक प्रकार से, विशेष रूप से 2011 के चुनाव की बात अगर मैं करूं तो उस दौरान दरअसल उन्होंने ममता बनर्जी को भारी संख्या में वोट दिया था, जिसके बाद करीब करीब 3 दशक से चला आ रहा लेफ्ट का शासन बंगाल में खत्म हुआ था, और उसके बाद ममता बनर्जी ने अपनी सरकार पहली बार बनाई थी। इसी के साथ साथ इस समुदाय के एक आप कह सकते हैं कि एक वंशज हैं, और उनको बीजेपी ने टिकट दिया, वो बीजेपी की तरफ से सांसद है, वो भी इसमें मौजूद थे। तो एक प्रकार से पीएम मोदी इस बात का भी संदेश देना चाह रहे हैं कि हमने आपके समुदाय को अपने साथ रखा हुआ है। इस समुदाय का जिक्र इसलिए भी करना जरूरी है दोस्तों क्योंकि दरअसल ये समुदाय अनुसूचित जाति की श्रेणी में आता है भारत के भीतर, और पश्चिम बंगाल के भीतर 25% SC है, यानी शेड्यूल कास्ट के लोग रहते हैं। उनमें से 17% मतुआ समुदाय के हैं, और मतुआ समुदाय का जिक्र इसलिए भी करना जरूरी है क्योंकि ये एक प्रकार से पिछड़ा समाज माना जाता है। और जो इनके संस्थापक थे
हरिचंद ठाकुर, इन्होंने इस समुदाय के उत्थान के लिए शिक्षा के क्षेत्र में और धर्म के क्षेत्र में कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण काम किए जिससे इस समाज का उत्थान हो सका और ये समाज की पंक्ति में आ सका। हालांकि अभी भी ये समुदाय पिछड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी इनके संस्थापक हरिचंद ठाकुर के प्रयासों के बाद ही इस समुदाय की एक पहचान बन सकी है। हालांकि ये भी दुखद है कि इस समुदाय को वोट बैंक की दृष्टि से देखा जाता है। ये दुखद पहलू भी है, लेकिन कम से कम एक प्रकार से इस समुदाय का कुछ महत्व है। इस दौरे से ये और भी ज्यादा साबित हो गया। यहां पर दोस्तों मैं एक बात आपको और बताना चाहूंगा कि इन दोनों महत्वपूर्ण दौरों के बाद इसके बाद द्विपक्षीय बातचीत का दौर भी शुरू हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसी के साथ साथ उनके सामने जो बांग्लादेश की समकक्ष थी वो भी मौजूद थी। पहले इन दोनों के बीच एकांत में वार्ता हुई और उसके बाद दरअसल वार्ता होती है दोनों के प्रतिनिधियों के साथ, और उसमें कई सारे करार भी होते हैं, कई सारे एमओयूज पर साइन होता है, हस्ताक्षर पत्र पर एक प्रकार से दस्तखत भी किए जाते हैं। अब प्रमुख तौर पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि दरअसल दोनों का जो जॉइंट स्टेटमेंट था, या एक प्रकार से इस पूरी की पूरी दौरे का, इस पूरी की पूरी यात्रा का जो सार है वो ये है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि बांग्लादेश और भारत, यानी भारत और बांग्लादेश अस्थिरता, अशांति और आतंक के स्थान पर स्थिरता, शांति और प्रेम चाहते हैं। इसी के साथ साथ आतंकवाद के खात्मे को लेकर भी बात हुई और संपर्क, ऊर्जा, सूचना और प्रौद्योगिकी, वाणिज्य और खेल जैसे क्षेत्रों में भी सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर हुए। प्रमुख तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ लंबित मसलों पर भी बात हुई, जिसमें तीस्ता जल समझौता भी शामिल है। तीस्ता जल समझौते को लेकर दोस्तों आपको मैं संक्षेप में बताना चाहूंगा, फिर आपको सिलसिलेवार तरीके से कुछ अहम एमओयूज के बारे में बताऊंगा, कुछ अहम करारों के बारे में बताऊंगा। लेकिन तीस्ता के बारे में आपके लिए जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि तीस्ता नदी दोस्तों दरअसल भारत और बांग्लादेश के बीच बहती है। और इससे पहले मैं आपको बताऊं तो भारत और बांग्लादेश दरअसल आपस में 54 नदियों का पानी शेयर करते हैं, ये विश्व में सर्वाधिक है। इसके अलावा भारत और बांग्लादेश के बीच जो बॉर्डर है यानी सीमा है वो तकरीबन 4096 किलोमीटर की है, जो कि भारत के दृष्टिकोण से सबसे बड़ी सीमा है और बहुत ही इसका आधे से ज्यादा हिस्सा करीब करीब पश्चिम बंगाल से लगता है। तो ये तो एक थोड़ा एक्स्ट्रा जानकारी आपके लिए जानना जरूरी है। लेकिन तीस्ता जल समझौते को लेकर इसलिए यहां पर विवाद है कि बांग्लादेश चाहता है कि तीस्ता नदी है उसका जो जल है दरअसल वो दोनों देशों के बीच 50-50% यानी आधा आधा बट जाए। भारत अभी इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं कर रहा है। भारत अभी प्रयासरत है अपने लोगों से बात करने के लिए, क्योंकि यहां पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि तीस्ता नदी का पानी यदि बंटवारा होता है तो उससे बंगाल के उत्तरी इलाकों में भारी सूखे की पानी की कमी हो जाएगी, लिहाजा सूखा पड़ सकता है। क्योंकि बांग्लादेश का जो पश्चिम बंगाल का उत्तरी इलाका है उसमें पानी जो आता है, उनकी जो पानी की आपूर्ति होती है वो दरअसल तीस्ता नदी से होती है। साथ ही साथ सिक्किम के भीतर कई सारी ऐसी पनबिजली की योजनाएं हैं जिसमें पानी जो आता है वो दरअसल तीस्ता नदी से आता है। इसलिए भारत अभी इस समझौते पर राजी नहीं है, जबकि बांग्लादेश ये चाहता है कि दोनों नदियों का पानी आपस में बराबर बढ़ जाए। ममता बनर्जी का आपको मैंने पक्ष बता ही दिया कि उनका कहना है कि अगर बराबर बढ़ता है तो बंगाल में सूखा भी पड़ सकता है। ये तीस्ता नदी का समझौता है जिसमें जहां पर एक और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने जिक्र किया इस बात का कि भारत को हस्ताक्षर करने चाहिए, वहीं भारत ने अपनी प्रतिबद्धता दिखाई और उन्होंने कहा कि वो प्रयासरत हैं और इस सिलसिले में बात करेंगे। इसके अलावा व्यापार के विस्तार को लेकर भी बात हुई और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की दिशा में भी बात हुई। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को लेकर एक महत्वपूर्ण बात यह कि भारत और बांग्लादेश के बीच आपको मैं बताना चाहूंगा कि 2 ट्रेन चलती हैं, जिसमें एक ढाका से कोलकाता है और दूसरी खुलना से कोलकाता के बीच है। ढाका और खुलना बांग्लादेश के शहर है और कोलकाता आप जैसे जानते हैं भारत का शहर है। और इसी के साथ साथ एक तीसरी एक्सप्रेस ट्रेन यानी तीसरी पैसेंजर ट्रेन, माफ कीजिएगा, यात्री जो ट्रेन है मिताली एक्सप्रेस, इसको चलाया जाएगा जो कि ढाका से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलेगी। ढाका राजधानी है बांग्लादेश की और भारत के पश्चिम बंगाल में है जलपाईगुड़ी, न्यू जलपाईगुड़ी का ये इलाका, इसके बीच चलेगी। इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट, रेजिलियंस एंड मिटिगेशन भी साइन हुआ, यानी आपदा प्रबंधन, लचीलापन और उपशमन। इसके अलावा बांग्लादेश की एनसीसी और हमारे देश की एनसीसी के सहयोग का भी करार हुआ है। इसके अलावा बांग्लादेश के राजशाही कॉलेज फील्ड और उसके आसपास के क्षेत्र में खेल गतिविधियों को विकसित करने के भी करार हुआ है। दोनों देशों के बीच 3 नए बॉर्डर हॉल्ट भी शुरू किए जाएंगे। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत भारत ने 109 एम्बुलेंस भी मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर
एक प्रकार से मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर बांग्लादेश को सौंपी है 109 एम्बुलेंसेस, और प्रतीकात्मक तौर पर उन्होंने चाबी भी सौंपी। इसके अलावा डिजिटल तरीके से कई सारी परियोजनाओं का भी उद्घाटन हुआ। एक अहम बात और कि जैसे कि कोविड काल चल रहा है और कोविड काल के दौरान आप सभी जानते हैं कि वैक्सीन डिप्लोमेसी भी चल रही है, और भारत ने नेबरहुड पॉलिसी के तहत बांग्लादेश को 12 लाख कोविशील्ड की डोजेस भी दी हैं और सौंपी हैं उन्होंने। और यहां पर जिक्र एक बात को और करना जरूरी होगा दोस्तों कि जैसा कि आप जानते हैं कि चीन दरअसल लगातार बांग्लादेश की कई सारी परियोजनाओं और योजनाओं में भारी धन निवेश कर रहा है, जिससे वो बांग्लादेश को अपनी ओर खींचना चाहता है, बांग्लादेश को अपना एक प्रकार से कॉलोनी बनाना चाहता है, जैसे उसने पाकिस्तान के साथ कर ही रखा है और श्रीलंका के साथ भी कर रखा है। बांग्लादेश पर भी उसकी पैनी नजर है, लिहाजा भारत के लिए एक प्रकार से जरूरी है कि भारत वैक्सीन डिप्लोमेसी के तहत या फिर एक प्रकार से जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट का जो डिप्लोमेसी है उसके तहत बांग्लादेश को अपने पक्ष में रखे, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। हालांकि 2019 का एक मैं दौर आपको बताना चाहूंगा, जब भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम को पारित किया गया, उस दौरान दरअसल बांग्लादेश ने अपना विरोध दर्ज कराया था इस पूरे के पूरे कानून को लेकर, अधिनियम को लेकर, और उन्होंने भारत की यात्रा को भी रद्द कर दिया था वहां की प्रधानमंत्री ने और वहां के विदेश मंत्री ने। तो उसके बाद से अब एक प्रकार से जब कोविड काल आ गया तो इस पे भारत ने बांग्लादेश की सहायता करी, और अब वैक्सीन के माध्यम से और कई सारी योजनाओं में सहयोग करके और निवेश करते हुए, सहायता करते हुए अब बांग्लादेश और भारत के रिश्ते कहीं ना कहीं पटरी पर पुनः लौट चुके हैं, जहां पर दोनों के बीच संबंध शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि ये तो कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं थी, कुछ महत्वपूर्ण करार थे, एमओयूज थे जिन पर साइन हुआ। इसके अलावा बांग्लादेशी पीएम ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में उन्हें बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी के अवसर पर जारी किए गए सोने और चांदी के एक सिक्का भी भेंट में दिया। इसके अलावा उन्होंने 50वीं वर्षगांठ जो कि बांग्लादेश अपनी आजादी की मना रहा है उसके अवसर पर प्रधानमंत्री को एक चांदी का सिक्का भी सौंपा, घड़ी भी सौंपी उन्होंने, और इस तरीके से ये पूरा का पूरा दौरा संपन्न हुआ और प्रधानमंत्री ने शनिवार रात ही दिल्ली की तरफ उन्होंने कूच कर दिया। उनका विमान जो एयर इंडिया 1 विमान, उससे पहले ये विदेश की यात्रा थी उनकी, काफी हाईटेक और काफी महंगा विमान है ये, और इससे वो दिल्ली लौट आए शनिवार रात को ही। तो ये पूरा का पूरा दोस्तों दौरा था। इसके अलावा एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, वो ये है कि पीएम ने गोपालगंज जिले के तुंगीपाड़ा स्थित मुजीबुर रहमान जो कि वहां के फादर ऑफ द नेशन है, उनकी मजार पर भी गए, वो उनकी समाधि परिसर में भी वो गए और वहां पर उन्होंने मौन व्रत भी धारण किया। तो ये शनिवार को उनका ये दौरा था और इस प्रकार से 2 दिन का ये दौरा प्रधानमंत्री का समाप्त होता है। दोस्तों आप ये बात जानते हैं कि बांग्लादेश और भारत के संबंध ऐतिहासिक है, सांस्कृतिक है, धार्मिक है, आध्यात्मिक है, व्यापारिक है और रणनीतिक है। इसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया। एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा दोस्तों कि बांग्लादेश का इतिहास आप सभी जानते हैं कि 1971 में जब जंग हुई भारत और पाकिस्तान के बीच, तो उससे पहले पाकिस्तान बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहा था, एक प्रकार से बांग्लादेश पर उर्दू को थोपने का प्रयास कर रहा था, जबकि बांग्लादेश के लोग बंगाली भाषा को समर्थन करते थे, बंगाली भाषा बोलना चाहते थे। और जब चुनाव भी हुए 1970 के दौर में, तब बांग्लादेश के भीतर जब शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी जीत जाती है, तकरीबन 167 सीटें शायद जीत जाती हैं 169 में से, 169 में से, तो उसके बाद एक जनाधार जब उनके समर्थन में आ रहा था, तो ये चीज पश्चिमी पाकिस्तान को स्वीकार नहीं होता। पश्चिमी पाकिस्तान के भीतर जो उस समय पीपीपी पार्टी थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसने सिर्फ 88 सीटें जीती थी। यानी एक प्रकार से अगर करीब करीब 313 सीट्स थी पूरे पाकिस्तान में दोनों को मिलाकर, और अगर ये चाहते, यानी मुजीबुर रहमान चाहते तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी बन सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं ये स्वीकार किया, या रेदर आई वुड से कि जब ये चुनाव हुए तो उसके बाद वहां पर मार्शल लॉ लगा दिया गया और फिर अत्याचार जबरदस्त तरीके से हुआ। फिर भारत ने मुक्ति वाहिनी के जो बांग्लादेश का मुक्ति आंदोलन था उसमें सहयोग किया, भारत ने मुक्ति वाहिनी के सिपाहियों को ट्रेन किया और उसके बाद 90,000 सैनिकों को, पाकिस्तान के सैनिकों को आत्मसमर्पण करने को विवश कर दिया। ये संक्षेप में मैंने आपको इतिहास बताया, जिसके बाद बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री बने शेख मुजीबुर रहमान, और उसके कुछ ही समय के बाद 1975 में इनके पूरे परिवार की हत्या कर दी गई, जिसमें सिर्फ शेख हसीना जो कि मौजूदा समय में प्रधानमंत्री हैं वो बच गई थी, क्योंकि उस समय वो जर्मनी में थी। और ये पूरा का पूरा बांग्लादेश का इतिहास है। और बांग्लादेश के भीतर हालांकि एक बात और मैं आपको बताऊंगा कि एक प्रकार से बांग्लादेश में तमाम समुदाय को सम्मान है,
लेकिन एक है वहां पर ये चीज कि वहां पर एक पार्टी का ही वर्चस्व हो रहा है, जो कि आने वाले समय में हो सकता है खतरनाक साबित हो या चीन की श्रेणी में आ जाए। तो इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है बांग्लादेश के लोगों को और राजनेताओं को भी। तो ये थोड़ा थोड़ा बांग्लादेश का इतिहास भी था, और भारत की भूमिका आप सभी जानते हैं, और कभी भी बांग्लादेश ये भूल नहीं सकता कि भारत के उसके स्थापना के क्षेत्र में या फिर उसके जो गठन के क्षेत्र में कितना महत्वपूर्ण योगदान है। तो यह था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बांग्लादेश दौरे से संबंधित कुछ अहम जानकारियां। संक्षेप में मैंने आपको बताई, थोड़ा बहुत विश्लेषण भी आपको मैंने करके बताया कि इसके क्या क्या राजनीतिक और एक प्रकार से कूटनीतिक मायने थे। बांग्लादेश हमारे लिए सामरिक और रणनीतिक दृष्टिकोण से महत्व है, और ये दौरा इसलिए भी बेहद जरूरी था। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल के आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं अपनी कोई भी वीडियो डालूं आप तक उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर पहुंच जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ, विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते। नमस्कार।